तो फाइनली बच्चों 20 मार्च साइंस का ओरिजिनल पेपर है वो आपके मिल चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट पेपर उत्तर सहित बताने वाला हूं। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10th के स्टूडेंट हैं और 20 मार्च साइंस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके 20 मार्च को आने वाला है। अगर आपने इस पेपर को 20 मार्च से पहले आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 20 मार्च साइंस के पेपर में आप तहलका मचा कर आओगे, पूरे 80 मार्क्स हैं वो फोड़ कर आओगे। तो वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और ये पूरा पेपर मैं आपको उत्तर सहित इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप कहीं पर भी आपको नहीं करना है। और प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले आपको पेपर के सीरियल नंबर है वो दे रखे हैं और यहां पर आपको नामांक रोल नंबर का ऑप्शन दे रखा है। तो इस वाले बॉक्स में सबसे पहले आपको अपने रोल नंबर है वो फिल करने हैं और यहां पर इस बार पेपर में आपके QR कोड है वो भी दिया गया है। और माध्यमिक परीक्षा 2024, सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 और प्यारे बच्चों विज्ञान का ये पेपर है, आपके साइंस का पेपर है जो आपके 20 मार्च को होने वाला है। और समय है वो आपको दे रखा है 3 घंटे 15 मिनट, यानी पेपर को हल करने का जो समय है वो निर्धारित है आपके 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। और पूर्णांक है आपके 80, यानी 80 मार्क्स का ये पेपर है। तो इस बार सभी बच्चों को 80 में से 80 नंबर है वो लाने हैं। और सबसे पहले परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश हैं, जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो भी दिए गए हैं, तो इनको भी आपको जरूर फॉलो करना है। तो यहाँ पर पहला निर्देश आपको क्या दिया गया है कि परीक्षार्थी है वो सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखे। और दूसरा निर्देश आपको दिया गया है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। और तीसरा निर्देश आपको दिया है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो दी गई उत्तर पुस्तिका में ही आपको लिखना है। और 4 नंबर निर्देश है कि जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर है वो आपको एक साथ में लिखना है। और 5 नंबर है आपके कि प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाएगा। तो कंप्लीट ये पेपर है, ये आपको उत्तर सहित इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको पेपर में खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है। और सेक्शन ए में आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या 1 आपको दिया गया है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड राइट द आंसर इन द आंसर बुक। और इसमें पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, यानी सिस्टम ऑफ पार्ट ऑफ सिस्टम, यानी मनुष्य में वृक्क है वो एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, जो किससे रिलेटेड है वो आपको बताना है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन में आपको दिया है पोषण, और बी ऑप्शन में दिया है आपको उत्सर्जन, और सी ऑप्शन में आपको दिया है शोषण, और द ऑप्शन में आपको दिया है परिसंचरण। यानी क्या बताना है, इसमें मनुष्य है उसमें वृक्क है वो एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है, जो आपके उत्सर्जन से संबंधित है। यानी इस वाले क्वेश्चन में बे ऑप्शन है वो आपका करेक्ट माना जाएगा। यानी मनुष्य में वृक्क है वो एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। और इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, और इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपको दे रखा है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आपके सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को बढ़ाता है। यानी निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपको ऑक्सिन, और बे ऑप्शन में दे रखा है आपको जिब्रेलिन, और सी ऑप्शन में दे रखा है आपको साइटोकाइनिन, और द ऑप्शन में आपको दे रखा है इथाइलिन। यानी इस वाले क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है और इथाइलिन है। तो इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कौन सा पादप हार्मोन है जो वृद्धि को बढ़ाता है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, ऑक्सिन। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके तीसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया है। तीसरा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है आपके कि मस्तिष्क का कौन सा भाग
यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो हृदय की धड़कन, श्वसन और पाचन आदि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, उनको कंट्रोल करता है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपको अग्र मस्तिष्क और ब में आपको दे रखा है मध्य मस्तिष्क और स में दे रखा है अनुमस्तिष्क और द ऑप्शन में दे रखा है आपको मेडुला ऑब्लोगेटा। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपके, इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर द, यानी मेडुला ऑब्लोगेटा। यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग है, कौन सा पार्ट है जो हृदय की धड़कन, श्वसन, पाचन आदि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके मेडुला ऑब्लोगेटा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में आप देख सकते हैं कि पुरुषों में गुणसूत्रों का कौन सा क्रम सही है, यानी पुरुषों में गुणसूत्र हैं उनका जो क्रोमोसोम है उनका कौन सा क्रम है वो सही है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपके 44 प्लस XX और बी ऑप्शन में दे रखा है 44 प्लस XY और स ऑप्शन में दे रखा है आपके 44 प्लस YY और द ऑप्शन में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा आपके, इस वाले क्वेश्चन में आपके बी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी पुरुषों में गुणसूत्र हैं जो क्रोमोसोम है उनका कौन सा क्रम सही है, 44 प्लस XY। और अगर यहाँ पर स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों में होगा आपके 44 प्लस XX, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5 आपको दिया है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। जो गोलीय दर्पण है उसकी फोकस दूरी आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यानी वक्रता त्रिज्या का मान हमें बताना है। तो F बराबर R/2, यानी ए ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है 7.5 सेमी और बी ऑप्शन में दे रखा है आपके 15 सेमी और स ऑप्शन में दे रखा है 30 सेमी और द ऑप्शन में दे रखा है 5 सेमी। ओके, यानी वक्रता त्रिज्या हमें निकालनी है, R हमें निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2F, यानी 2 गुणा F। F का मान कितना है 15, तो ये हो जाएगा आपके 30 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 6 आपका इसमें सही होगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपकी, प्रश्न संख्या 6 आप देख सकते हैं कि स्वस्थ आंख, यानी स्वस्थ आंख के लिए नेत्र का दूरबिंदु है वो कहाँ होता है। तो स्वस्थ आंख के लिए, नेत्र के लिए, आंख के लिए नेत्र का दूरबिंदु कहाँ होता है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपके 0 पर और बी ऑप्शन दे रखा है 1 पर और स ऑप्शन दे रखा है 2 पर और द ऑप्शन दे रखा है आपके अनंत पर, यानी इनफिनाइट। तो इसमें द ऑप्शन आपका सही होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 आपको दिया है कि किलोवाट घंटा, यानी किलोवाट घंटा जिसको kWh या यूनिट से दर्शाते हैं, और kWh यानी किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो ए ऑप्शन में दे रखा है विद्युत ऊर्जा और बी ऑप्शन में दे रखा है विद्युत आवेश और स ऑप्शन में दे रखा है विद्युत धारा और द ऑप्शन में दे रखा है विद्युत विभव। तो देखिए विद्युत विभव का मात्रक होता है आपके वोल्ट, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो इसमें देखिए ए ऑप्शन आपका सही होगा, यानी विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है आपके किलोवाट घंटा, जिसको kWh से दर्शाते हैं, इसको यूनिट भी कहा जाता है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपके कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 300 कूलाम आवेश 5 मिनट तक प्रवाहित होता है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का परिमाण क्या होगा। तो देखिए इसमें हमें I निकालना है और I बराबर सूत्र होता है आपके Q/T, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर Q का मान कितना है 300 और बट्टे T का मान कितना है आपके, टाइम कितना है यानी समय कितना है आपके, तो समय है आपके 5 मिनट और इसको हम सेकंड में लेंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। ओके, तो 5 में कितने होंगे आपके 5 गुणा 60, तो यानी 300 और 300 को 300 से भाग देंगे तो यह आएगा आपके 1 एम्पियर, यानी इसमें स ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 9 है आपके कि चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में कौन सी गैस युक्त कर देते हैं ताकि उनसे उपचयन न हो सके। तो ए ऑप्शन में दे रखा है नाइट्रोजन गैस और बी ऑप्शन में दे रखा है ऑक्सीजन गैस और स में दे रखा है हाइड्रोजन गैस और द ऑप्शन में दे रखा है आपके CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस वाले क्वेश्चन में आपके कौन सा विकल्प आपके सही होगा, तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपकी कि CNG का प्रमुख घटक है। तो CNG का प्रमुख घटक क्या है आपके, एथेन है ए ऑप्शन में,
ब में आपके मिथेन, तो मिथेन आपका सही होगा, यानी ब ऑप्शन आपका सही होगा। आगे के जो ऑप्शन है वो देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो देख सकते हैं आप, स में प्रोपेन है और द में ब्यूटेन है, तो इस वाले क्वेश्चन में ब ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 11 कि निम्न में से कौन सी उपधातु है। तो निम्न में से आपको बताना है कि कौन सी उपधातु है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपके यहाँ पर सोडियम, और ब ऑप्शन में दे रखा है क्लोरीन, और स ऑप्शन में दे रखा है आपके सिलिकॉन, और द ऑप्शन में दे रखा है आपके तांबा। तो इस वाले क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सिलिकॉन, यानी उपधातु का नाम है सिलिकॉन। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है। प्रश्न संख्या 12 आप देख सकते हैं, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारक क्या है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है सीएनजी, ब में दे रखा है एलपीजी, और स में दे रखा है सीएफसी, और द है इनमें से कोई नहीं। यानी वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारक क्या है? आपके सीएफसी है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर स आपका सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी प्रश्न संख्या 13 है कि निम्न में से किसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में होता है? तो ए ऑप्शन में है आपके CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण, और ब ऑप्शन में दे रखा है आपके Na2CO3 10H2 यानी धोने का सोडा, और उसके बाद में स ऑप्शन में दे रखा है CaSO4 2H2 यानी जिप्सम, और द ऑप्शन में दे रखा है आपके NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ब होगा, यानी Na2CO3 10H2 यानी धावन सोडा, जिसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है कि किस ग्रंथि के निर्माण हेतु आयोडीन आवश्यक है? यानी किस ग्रंथि के निर्माण हेतु आयोडीन आवश्यक है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपके आउटू ग्रंथि, और ब ऑप्शन में दे रखा है आपके अग्नाशय, स ऑप्शन में आपके अधिवृक्क दे रखा है, और द में दे रखा है एड्रिनल। तो इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर ए। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है आपके कि स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, यानी जो स्थायी चुंबक है वो किसके बनाए जाते हैं? जो परमानेंट मैग्नेट है वो किसके बनाए जाते हैं? तो ए ऑप्शन में है जिंक के, और ब ऑप्शन है इस्पात के, और स ऑप्शन है तांबे के, और द ऑप्शन है आपके पित्तल के। तो इस वाले क्वेश्चन में भी ऑप्शन नंबर ब आपका सही होगा। उसके बाद में है प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 2 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स। और इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि पायरुवेट के विखंडन से यह क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है, यानी यह जो प्रोसेस है वो किस में होती है? तो यह क्रिया होती है प्यारे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें क्या नाम लिखना है आपको? माइटोकॉन्ड्रिया। ये नाम आपको ध्यान रखना है, ये नाम आपको ध्यान रखना है कि जो पायरुवेट है उसके विखंडन से जो क्रिया होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। उसके बाद में है सेकंड है आपके कि ऑक्सीजन के साथ अधातुएं ऑक्साइड बनाती हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ जो अधातु हैं, जो नॉन मेटल्स हैं, वो कौन से ऑक्साइड बनाती हैं? तो इसमें आएगा आपके अम्लीय। इसमें क्या आएगा प्यारे बच्चों? अम्लीय। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में है नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है आपके कि स्पाइरोगाइरा में, जो स्पाइरोगाइरा है उसमें प्रजनन है वो किस जनन विधि द्वारा होता है? तो स्पाइरोगाइरा में प्रजनन है वो जनन विधि द्वारा होता है। तो इस वाले रिक्त स्थान में क्या फिल करना है आपको? अलैंगिक जनन। ये नाम ध्यान में रखना है आपको कि जो स्पाइरोगाइरा है उसमें प्रजनन है वो कौन सी विधि के द्वारा होता है? अलैंगिक जनन विधि के द्वारा होता है। तो ये नाम भी अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपकी कि चींटी के डंक से स्त्रावित होने वाले अम्ल का रासायनिक नाम है, यानी चींटी के डंक से स्त्रावित होने वाले अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल। ये भी ध्यान रखना है आपको, मेथेनोइक अम्ल। ओके, ये नाम आपको अच्छे से याद करना है, मेथेनोइक अम्ल। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5 है कि लेंस की क्षमता का मात्रक। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ये नाम भी आपको याद रखना है, अच्छे से इसको भी याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में आपको क्या दिया है? रिक्त स्थान दिया गया है, और संयोजन में प्रतिरोध का मान वो न्यूनतम होता है। यानी संयोजन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन होता है और एक
समांतर क्रम होता है। तो कौन से क्रम में जो प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध का मान है वो कम होता है, एकदम न्यूनतम होता है, तो वो होता है प्यारे बच्चों समांतर क्रम संयोजन में। ओके, तो इसमें आपको समांतर क्रम लिखना है, ओनली समांतर क्रम। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपकी कि गंगा नदी के जल प्रदूषण को दूर करने के लिए गंगा कार्य योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1985 में। तो इस वाले रिक्त स्थान में क्या आएगा? 1985। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए, यानी आंसर द फॉलोइंग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन लाइन। या तो एक शब्द में लिखना है या एक पंक्ति में लिखना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए pH का मान कितना होता है? तो इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके कि एल्केन का सामान्य सूत्र लिखिए। इसमें आपको एल्केन का सामान्य सूत्र बताना है। और तीसरा प्रश्न है कि उस सूची का नाम बताइए, उस सूची का नाम बताइए, उस श्रेणी का नाम बताइए जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता का पता लगाया जाता है। और प्रश्न संख्या 4 है आपके साबुन के अणु की संरचना बनाइए। इसमें आपको साबुन का जो अणु है उसकी संरचना बनानी है। अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके कि अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन स्त्रवण की मात्रा का नियंत्रण वो किस क्रिया विधि के द्वारा होता है? यानी अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन स्त्रवण की जो मात्रा है उसका नियंत्रण है, उसका जो कंट्रोल है वो किस क्रिया विधि के द्वारा होता है? तो उस क्रिया विधि का नाम आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का विखंडन पाया जाता है? प्लाज्मोडियम है उसमें किस प्रकार का विखंडन पाया जाता है, ये आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 7 है आपके कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। इसमें आपको अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस है उसकी परिभाषा लिखनी है। और नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 8 है कि गोलीय लेंस के लिए बिंब दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f, इसमें आपको क्या बताना है? संबंध बताना है, इसमें संबंध लिखना है। और यानी इसमें लेंस का सूत्र लिखना है आपको। और प्रश्न संख्या 9 है आपके कि किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनका आपको डायग्राम बनाना है। और प्रश्न संख्या 10 है आपके कि CFC का पूरा नाम लिखिए। इसमें आपको CFC की फुल फॉर्म बतानी है। उसके बाद में खंड ब है आपके सेक्शन बी है। और सेक्शन बी में सभी प्रश्न आपके कैसे हैं? लघुतरात्मक प्रश्न है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर है वो लगभग आपको 50 शब्दों में लिखने हैं, यानी आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 4 है आपके कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, यानी इसमें आपको उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा बतानी है। और ऐसे किसी एक ऑक्साइड का नाम लिखिए, एक एग्जाम्पल भी आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 5 है आपके कि बुझे हुए चूने के निर्माण की विधि लिखिए। इसमें आपको बुझा हुआ जो चूना है उसके निर्माण की विधि लिखनी है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि एथेनॉल के निर्जलीकरण का रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी एथेनॉल का जो निर्जलीकरण है उसका रासायनिक समीकरण लिखना है और उस निर्जलीकरण का नाम भी आपको बताना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है कि साबुन व अपमार्जक में दो अंतर लिखिए। तो साबुन और अपमार्जक में दो अंतर आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 8 है कि लसिका किसे कहते हैं, और लसिका की कोई 2 कार्य लिखिए। इसमें लसिका की परिभाषा बतानी है और इसके 2 कार्य हैं वो आपको बताने हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 आपको दिया गया है कि पादपों में गुरुत्वानुवर्तन को समझाइए, यानी जो पेड़ पौधे हैं जो पादप हैं उनमें आपको क्या समझाना है, उनमें आपको गुरुत्वानुवर्तन को समझाना है। तो पादपों में गुरुत्वानुवर्तन को समझाइए। और प्रश्न संख्या 10 है आपके कि मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें आपको मानव मस्तिष्क है उसका नामांकित चित्र बनाना है। और प्रश्न संख्या 11 है आपके कि अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 2f1 तथा f
-1 दूरी के मध्य स्थित किसी बिंदु पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए एक किरण चित्र बनाइए और प्रतिबिंब की प्रकृति है वो भी आपको लिखनी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपके कि जब प्रकाश दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होता है तो क्या होता है, तो इसका रीजन भी आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 13 है आपके कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित कीजिए। इसमें आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनको परिभाषित करना है, उनकी परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 14 है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम लिखिए। इसमें आपको फ्लेमिंग का जो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ है उसका नियम लिखना है। और प्रश्न संख्या 15 है कि कचरा निपटान की समस्या कम करने के कोई 2 तरीके लिखिए। यानी कचरा निपटान की समस्या कम करने के कोई 2 तरीके हैं वो आपको बताने हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड 6 है आपके, सेक्शन सी है। और सेक्शन सी में प्रश्न संख्या 16 है आपके कि रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखना है और जल के विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बनाना है। और जल का जो विद्युत अपघटन है उसका नामांकित चित्र बनाना है। और इसके अथवा में प्रश्न प्यारे बच्चों आपको दिया है कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। यानी विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया उसको उदाहरण सहित समझाना है। और प्रश्न संख्या 17 है आपके कि प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती चाप क्या है और इस क्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। यानी प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप क्या है, इस क्रिया को आपको विद एग्जांपल बताना है। और इसके अथवा में प्रश्न आपको दिया है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यानी कौन सी ग्लैंड है, कौन सी ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और अनुवर्तन तथा अनुकुंचन गतियों में 4 अंतर लिखिए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है आपके कि समजात अंग और समरूप अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। और इसके अथवा में प्रश्न है आपके कि मटर के लंबे प्रभावी और बोने अप्रभावी लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराने पर F2PD में प्राप्त संतति का लक्षण अनुपात है वो रेखीय आरेख के द्वारा आपको स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 19 है आपके कि आंख के मुख्य दोषों के नाम बताइए और उनके उत्पन्न होने के कारणों एवं उनके निवारण के उपायों को समझाइए। और इसके अथवा में प्रश्न दिया गया है, अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है उनमें से एक ही क्वेश्चन आपको बनाना है। इसमें क्वेश्चन दिया है कि प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण और विचलन कोण है उसको परिभाषित करना है। कि प्रिज्म के लिए एक तो प्रिज्म कोण की परिभाषा है और एक विचलन कोण, यानी एक तो प्रिज्म कोण और एक विचलन कोण, इन दोनों की परिभाषा देनी है। और इंद्रधनुष के बनने की प्रक्रिया है उसको आपको समझाना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 है आपके जो आपको खंड द में दिया गया है, सेक्शन डी में दिया गया है, जो आपके निम्नात्मक प्रश्न है। और इसमें प्रश्न संख्या 20 है जिसमें 2 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है कि पीएच स्केल क्या है, इसको समझाइए। और सेकंड प्रश्न है कि दैनिक जीवन में पीएच परिवर्तन के कारण जो दंत अक्षय है उसको आपको समझाना है। और इसके अथवा में प्रश्न आपको दिया है जिसमें पहला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र और इसकी जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया है वो लिखिए। और दूसरा प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का क्या कारण है और इसके कोई 2 कुप्रभाव आपको बताने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 21 है आपके कि दोहरा परिसंचरण से आप क्या समझते हैं और मानव में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय को व्यवस्थात्मक निरूपण यानी चित्र की सहायता से आपको समझाना है। और इसके अथवा में प्रश्न दिया है प्यारे बच्चों कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। यानी मानव उत्सर्जन तंत्र है उसका नामांकित चित्र बनाना है। और रुधिर से नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने की जो क्रिया विधि है उसको आपको समझाना है। और प्रश्न संख्या 22 है आपके कि ओम के नियम का कथन लिखिए। यानी ओम का नियम है वो लिखना है। और इस नियम के सत्यापन को प्रयोग के द्वारा आपको समझाना है। यानी एक तो ओम का नियम लिखना है और इस नियम के सत्यापन को प्रयोग के द्वारा समझाना है। उसके बाद में अथवा में प्रश्न दिया है आपको। अथवा वाला प्रश्न आप देख सकते हैं कि नामांकित परिपथ आरेख की सहायता से श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों या प्रतिरोधकों को
तुल्य प्रतिरोध के लिए जो सूत्र है वो व्युत्पन्न करना है, यानी इसमें श्रेणीक्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का जो सूत्र है वो आपको स्थापित करना है। तो प्यारे बच्चों, ये साइंस का पेपर है जो मैंने आपको कंप्लीट इस वीडियो के अंदर बताया है। अगर आपने ये पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो 20 मार्च को साइंस के पेपर में आप पूरे 80 में से 80 मार्क्स हैं वो फोड़ सकते हैं, पूरे 80 मार्क्स हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।